जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले भारतीय वायुसेना के बारे में। क्या भारतीय वायुसेना ने सच में SU-57 फैलन को रिजेक्ट कर दिया है? क्या भारतीय वायुसेना ने SU-57 के लिए सीधे ना कह दिया है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अमेरिकी दबाव के चलते ये डिसीजन लिया गया है, या भारतीय वायुसेना की कोई और रणनीति है जिसको पूरा करने का प्रयास इंडियन एयरफोर्स कर रही है? इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, और आने वाले भविष्य में हमें क्या संभावनाएं देखने को मिल सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एरो इंडिया 2025 के बाद से ये दावे बहुत सारे किए गए कि SU-57 फैलन और F-35 के ऑफर के बाद भारत बहुत जल्दी एक बड़ा निर्णय ले सकता है, और इस निर्णय के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए जो एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट है ये खरीदे जा सकते हैं। एक तरफ रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर लोकल प्रोडक्शन तक का ऑफर किया, तो वहीं अमेरिका अभी उस रोड मैप को तैयार कर रहा है जिसके अंतर्गत भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर किए जाने हैं। लेकिन इसी बीच मीडिया से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा कि फिलहाल तो भारतीय वायुसेना SU-57 को लेकर उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे की वजह ये है कि भारतीय वायुसेना ये मानती है कि SU-57E जो ऑफर किया गया है ये अभी फुली डेवलप्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करना अभी जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर एक बार को मान लीजिए भारतीय वायुसेना इसको कंसीडर कर भी लेती है खरीदने के लिए, तो हमें इसमें काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। उनका कहना है कि इसका एवियोनिक और रेडार सिस्टम हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर एक लंबा समय इसके साथ व्यतीत करना पड़ेगा, तब जा करके ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। और आप सब जानते हैं कि अगर हम पूरे एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम को चेंज करेंगे तो इसमें एक लंबा समय लगने वाला है, और ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी और इनको पूरा होने में टाइम भी लगेगा। और उनका तो ये तक कहना है कि जब तक ये मॉडिफिकेशंस कंप्लीट होगी, हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऐसा अनुमान है कि इंडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। हालांकि उन्होंने इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि SU-57 में मॉडिफिकेशंस के बाद SU-57 कहीं ज़्यादा घातक हो जाएगा, और जो इसके कह सकते हैं कंपटीशन है, इनको ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा उठता है टाइम का। यहाँ पर टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, और भारतीय वायुसेना के पास यही नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि जब पाकिस्तान की पोटेंशियल थ्रेट आ रही है J-35 के रूप में, भारत उसको कैसे काउंटर करेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना जहां पर एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर रहा है और सिक्स जनरेशन को डेवलप कर रहा है, और रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि वो अपना J-35 पाकिस्तान को देने वाला है। तो इस पर जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि इस बार हम एक कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार वाली गलती हम ये नहीं कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने F-16 प्राप्त किए थे तो भारत पैनिक प्रोक्योरमेंट की तरफ चला गया था। पैनिक हमने प्रोक्योरमेंट करी थी, जहाँ पर हमने 1980 के दशक में जो MiG-29 है और मिराज 2000 है, इनकी खरीद करी थी रशिया और फ्रांस के साथ। इस बार हम वो गलती नहीं करने वाले हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना इस बार एक स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ रही है, और हमारा फोकस अधिकतर इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें, और उसके लिए तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना का स्टैंस क्लियर है कि जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम अपनी ज़रूरतें स्वदेशी प्लेटफॉर्म से ही पूरा करेंगे, और उसके लिए जो जरूरी संस्था है उनको भी हम लोगों ने अपने साथ रखा हुआ है, और उनको लगातार हमारा सहयोग मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है और हमें ये लगता है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, तो उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया। फिर जो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा यही भारतीय वायुसेना लेगी। यानी स्पष्ट है कि अभी कोई भी स्टेल्थ फाइटर भारतीय वायुसेना की तरफ से सिलेक्ट नहीं किया गया है। रही बात SU-57 की, तो ये बात हम लोग पहले भी जानते हैं, और भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी ये मान चुके हैं कि अभी जो रेडार सिस्टम है मौजूदा, और जो एवियोनिक स्वीट है SU-57 का, ये भारत के अनुरूप नहीं है। इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना होगा, और इस चीज़ का इंडिकेशन हमें तभी मिल गया था जब रशिया ने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी कि भारत जो मॉडिफिकेशन एवियोनिक्स में चाहेगा, रेडार सिस्टम में चाहेगा, रशिया उसमें सहयोग करेगा। यानी कि अगर यहाँ पर इसको उत्तम का स्केल अप वेरिएंट मिल जाता है तो निस्संदेह गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स के साथ ये काफ़ी लीथल रेडार पा जाएगा, और उसके बाद से SU-57 जैसा एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम ये डिसीज़न कब तक ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डिसीज़न ही हमारे एयरक्राफ्ट के मिलने की टाइमलाइन को निर्धारित करेगा। अभी सारी बातें सिर्फ मीडिया के हवाले से चल रही हैं, इनमें भारत की सरकार की तरफ से कोई बड़ा मूव सामने नहीं आया है। एक अनुमान के हिसाब से अगर हम 2026 से 27 तक भी FGFA की डील को फाइनलाइज कर लेते हैं, और हम ये मान के चलते हैं
कि हमें F-35 का ऑफर भी आ चुका है और हमने उनमें से किसी एक फाइटर को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 2 वर्ष तो यहाँ पर एक्विजिशन कंप्लीट होने में लग जाएँगे, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग जाएँगे, जैसा कि भारत का अभी तक का इतिहास रहा है। उसके बाद से कम 4 से 5 वर्ष मान लीजिए पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की, उसके पहले एयरक्राफ्ट भारत को नहीं मिलने वाले हैं। यानी अगर हम 2000 मान लीजिए 27 को भी मान लेते हैं एक टाइमलाइन, 2027 की शुरुआत भी, तो 2032 से पहले भारतीय वायुसेना को जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये मिलने नहीं वाले, ऐसा अनुमान कहता है। और निसंदेह भारतीय वायुसेना के अधिकारी का कहना भी सही है। 2032 से 33 वही टाइमलाइन है जो एमका के लिए प्रपोज करी गई है, लेकिन एमका में चैलेंजेस काफ़ी हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ये एकदम पक्की टाइमलाइन नहीं है कि हमें 2032 तक मिल ही जाएँगे, क्योंकि हर्डल्स को फेस करना और लेट लतीफ़ी भारत का एक इतिहास रहा है। अब भारत इसको कैसे रेक्टिफ़ाई करता है, ये भारत के ऊपर है, क्योंकि अभी एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सामने आ रही है। एसपीवी मॉडल को फिर से रिवाइव कर दिया गया है, जहाँ पर कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी दी जानी है और उनके पास खुद की एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन भी रहेगी। तो भारत कैसे इन चैलेंजेस को फेस करता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।